बारे में उनकी सोच आर्थिक ही बनी है, और आर्थिक तो दूध से ये सब दुनिया चलती है। तो गौमूत्र में ऐसा क्या है जो मैं उसको बताऊं कि जिसमें से उसको लगे, क्योंकि दूध का तो मेरे पास उस समय रास्ता नहीं था उसको दूध में क्या है वो अभी बताने का, और वो सिस्टम, बड़ी सिस्टम से लड़ाई मैं कैसे करूं जिस एवेन्यू में कोई मेरा कंपटीटर नहीं है, और कुछ जो हमारी आस्थाएं हैं जो मुझे कुछ जोड़ती है, काम करने के लिए प्रेरणा देती है, हर भारतवासी को जोड़ती है। गौमूत्रे जाह्नवी तोयम, गौमूत्र में गंगा जी का वास है। अब कोई मूत्र, आयुर्वेद का मैं छात्र हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो अष्टमूत्र अध्याय में वैसे तो उटनी के मूत्र का क्या प्रयोग है, गद्दी के मूत्र का क्या प्रयोग है, घोड़ी के मूत्र का प्रयोग क्या है, भैंस के मूत्र का प्रयोग कहाँ किया गया है, गौमूत्र का उपयोग कहाँ है, वो सब है। वो आगे बात मैं कह सकता हूँ, लेकिन गौमूत्र का प्रयोग तो बताया था शास्त्रों में। लेकिन गौमूत्र को ही क्यों पवित्र बोला गया? वो सबको पवित्र नहीं बोला गया, कहीं कहीं तो उपयोग है। एसाइटिस में, जलोदर में, सिरोसिस ऑफ लिवर में आज भी मैं काम करता हूँ सिर्फ उष्ट्र के मूत्र पे, उष्ट्री मूत्र यानी कि उटनी का मूत्र, कैमल का, फीमेल कैमल का यूरिन से हम एसाइटिस ठीक करते हैं। शास्त्रों में उसका रेफरेंस है। सिर्फ उष्ट्र मूत्र के ऊपर हम रखते हैं और पूरा दिन एक बूंद भी पानी नहीं देते हैं, और पेट में भरा हुआ पानी जो जिसको एसाइटिस बोलते हैं, जलोदर बोलते हैं, वो पानी को हम निकालते हैं बिना टैपिंग, बिना सर्जरी, और लिवर को ठीक करने की क्षमता उस दूध में है। खैर वो अलग विषय है। फिर भी मूत्र वाला विषय, जो गौमूत्र क्यों पवित्र बोला गया है, और लोग आज भी गाय जब मूत्र करती है तो वो कभी आंख पे लगाते हैं, पीते हैं नहीं पीते हैं अलग बात है, लेकिन उसको एक पवित्र तो मानते हैं। तो वो एक रेफरेंस था, और वहाँ कंपटीशन कम थी। दूध की बारे में मैं आयुर्वेदाचार्य होने के नाते दूध का बहुत जानता था, और कुछ तो दूध के बारे में, घी के बारे में हमने रिसर्च काम शुरू किया, तो मैं बता तो सकता था कि गाय का दूध अच्छा है, लेकिन वो ताकत नहीं थी कि मैं इस पश्चिमी डेयरी सभ्यता के सामने मैं लड़ पाऊँ। लेकिन हमारी टीम ने तय किया कि हम गौमूत्र के बारे में काम करेंगे, और उसी गांव में हम बात रखेंगे। उस गांव को लगना चाहिए, किसान को लगना चाहिए, खास करके गांव की महिला को हमने माध्यम बनाया कि हम कुछ करेंगे। तो हमने सोचा कि गौमूत्र में क्या है जो उसका एनालिसिस होना चाहिए, गौमूत्र की क्या क्या उपयोगिता है वो फिर से देखनी चाहिए। पंचगव्य विश्व चिकित्सा कोष जब बनाते थे तब तो वो विषय आया था, आयुर्वेदाचार्य होने थे नाते जानते भी थे, लेकिन अब कन्वेंशनल जो मेडिकल सिस्टम है, जो सोकॉल्ड बायोकेमिस्ट्री है, उसके साथ जोड़ते हुए उस केमिस्ट्री के लोगों को भी पता चले, उस बायोकेमिस्ट्री में से मैं कुछ निकाल के उसको बता सकूं लोगों को, और उस यूरिन को चिकित्सा में, गव्य चिकित्सा में क्या उपयोग कर सकता हूं, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत काम बाहर भी होता था, और महेश्वरी जी और ऐसे बहुत लोगों ने उसके बारे में तो बहुत कहा था, और काव यूरिन थेरापी करके वो चल पड़ा था, जिसका भी मैंने स्टडी किया। वो लोग कैसे कि 108 रोग में काम करते हैं वगैरह वगैरह। तो लगा कि भाई ये क्लेम तो ज़्यादा है, लेकिन उस क्लेम में जो बताना चाहिए वो नहीं बता रहे हैं, और जिस तरह से बताना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो जहाँ क्लेम है, जहाँ ऑब्जर्वेशन है, वहाँ भी कुछ अच्छी तरह से बताने की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ बताना चाहिए वहाँ मालूम ही नहीं है। तो गौमूत्र के ऊपर काम शुरू करना, और वो गाँव के साथ जोड़ते हुए काम शुरू करना। तो सबसे पहले तो यूरिन को कैसे स्टेबल किया जाए। तो देखो, थोड़ी देर में यूरिन तो उसमें जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और आगे जाके तो उसमें फॉर्मेलिन वगैरह डेवलप होने लगेगा, वो बदबू लगेगी। जब गौमूत्र, आप सब लोगों को शायद मालूम होगा, जब ताज़ा गौमूत्र हम हथेली में लेते हैं तो वो इतना सुगंधित, इतना स्वादिष्ट होता है, और वो उष्ण होता है। जब तक वो पात्र में आएगा और बाद में फिर रहेगा, तब उसमें चेंजेस होने लगते हैं। लेकिन ताज़ा गौमूत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो तो बहुत कम लोग, पहले वो लोग लेते थे। तो हमने सोचा कि भाई गौमूत्र, और फिर जैसे जैसे घंटा जाता है तो उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, बायोकेमिकल वैल्यूज सब बदल जाती है। कोई काम का नहीं। कृषि उस समय मेरा विषय नहीं था, इसलिए, और आज भी इतना विषय नहीं है। कृषि में तो उपयोग हो सकता है, फिर तो काम हमने करवाया, लेकिन उसका मैं मेडिकली कैसे यूज़ करूँ। तो सुना था अर्क के बारे में, तो हमारे शास्त्रों में से अर्कपातन यंत्र, अर्क विद्या, और बाहर जो
काम चलता था उसको देखा। हाँ, लगा कि भाई देखो अर्क गौमूत्र है वो तो आधे घंटे में उसकी सेल्फ लाइफ पूरी हो जाती है, या फ्रीज में थोड़ी देर रख देंगे तो ज़्यादा वो थोड़ा समय ऑक्सीडेशन कम होगा, लेकिन उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो गौमूत्र की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और गौमूत्र स्टेबल रहेगा तो फिर क्या होगा। तो देखा कि भाई प्रयोग करते हुए कि जब उसका डिस्टिलेशन कर लेंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ 6 महीना बढ़ जाएगी, 6 महीना हो जाएगी। और एज ए लैब वैल्यू तो उसकी 2.5 साल की हो गई। हमने देखा फिर तो वो काम चला कि गौमूत्र अर्क जब बन गया तो वो 2.5 साल तक उसकी बहुत सी क्वालिटीज़ रहती है, कुछ क्वालिटीज़ कम होती है, कुछ नया उसमें ऑर्डर वगैरह बदलता है, कलर बदलता है, लेकिन 6 महीना तक अच्छे कांच पात्र में अगर रखा गया तो ठीक रहता है। ठीक है, जो गौमूत्र की कुछ क्वालिटी है उसमें कुछ बदल भी आता है, फिर भी एज ए होल गौमूत्र का अर्क अगर बन गया तो अच्छे ढंग से, और गौमूत्र अर्क के ऊपर थोड़ा काम लैब में हुआ, थोड़ा स्टूडेंट्स को काम दिया गया, थोड़ा रेफरेंस लिए गए, और गौमूत्र अर्क बनाना बस इतना करके